10 जो है कम से कम रिफॉर्म्स हो चुके हैं एफबीआर के जी पिछले 30-35 साल में। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो बड़ी मुश्किल से कोई 10% के करीब ओवर अराउंड करती है। इतना कुछ करने के बाद फिर हम क्यों हैं वहां पे? जब तक हम फंडामेंटली इसको स्ट्रक्चरली चेंज नहीं करते हैं, एक नया दायरा नहीं बनाते हैं। अब एफबीआर तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है। अब बड़े बड़े सरमायाकार जो पाकिस्तान में आए, एक मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई इस कंट्री में तो आप ना जाएं, क्योंकि यहाँ तो बुनियादी तौर पर जो आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। देखिए, हमारा कंसेंसस भी नहीं होता। सेल्स टैक्स लगाने की कोई कोशिश होती है, बात ही होती है, तो जो अपोजिशन होती है वो चीखना, वो चला कर वो जाके वो कहते हैं कि जी ये तो डाका पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। एक तरफ हम टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं अपनी आवाम के ऊपर, सैलरीड लोग जो हैं उनके ऊपर कितना टैक्स कर दिया हुआ है। दूसरी तरफ ये 4 ट्रिलियन की एग्जेम्पशन हम दे रहे हैं। सैलरी के बराबर जुडिशियल अलाउंस, पता नहीं उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, फिर उसको टैक्स एग्जाम्प्ट भी करा लिया। उनके घर, उनके मुलाजिम, बिजली, घर, हर चीज हमने एग्जाम्प्ट रखी हुई है। अभी कौन सा दुनिया में कानून होता है जहाँ आप इतनी छूट देते हैं बिला वजह? पाकिस्तानी कौम को तो सैल्यूट करना चाहिए कि हर बंदा जो है वो एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहा है। ऑलमोस्ट 95% तो विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा होता है। एफबीआर इतना बड़ा इदारा जो है वो तो 4-5% इकट्ठा करता है। तो गोदा में वो बहुत बड़े टायर के रिपोर्टर थे, तो उनको बुलाकर चीफ मिनिस्टर साहब ने खाना खिलाया। तो उन्होंने कहा जी किस चीज का खाना? उन्होंने कहा आपने हमें 1 करोड़ रुपया टैक्स दिया। वो बड़े हैरान हुए, कहते मैं तो ये खाना नहीं दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की हफ्तावार ताज़ा एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी होंगे, डॉक्टर इकरामुल हक। आप सब उनको जानते हैं, वो अखबारात में हर जगह ही तकरीबन उनके मज़ामीन, फ़िक्र अंगेज़ मज़ामीन छपते हैं पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के ऊपर, कवानीन के ऊपर, और पाकिस्तान की मईशत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज की ये जो हमारी गुफ्तगू होगी, ये भी पाकिस्तान का जो एक दरीना इशू है, जो हम अक्सर इस प्रोग्राम पे भी डिस्कस करते हैं। एफबीआर का क्या किया जाए, टैक्सों के महसूलात जो है वो कैसे बेहतर हों, कौन से कवानीन बदलें, निज़ाम को कैसे ठीक किया जाए, उन्हीं से हमारा ये प्रोग्राम मुतल्लिका होगा। और वो ये कि हल क्या है, मसले तो सबको पता है। तो मैं इससे पहले कि मजीद बात करूं, मैं हारून ख्वाजा साहब आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप डॉक्टर इकरामुल हक से गुफ्तगू का आगाज करें, और फिर मैं बीच में वक्तन वक्तन आपका साथ दूंगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। रजा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, डॉक्टर साहब खुद तो तारुफ नहीं कराते, तो मैं ज़रा तारुफ करा दूं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए डॉक्टर साहब सिर्फ टैक्स के नहीं और भी बहुत चीज़ों के माहिर हैं। तो मुख्तसरन, डॉक्टर साहब ऑब्वियसली सब जानते हैं, हमारे मुल्क के टॉप के टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब ने बेशुमार किताबें भी लिखी हैं, टैक्सेशन पे लिखी हैं, इकोनॉमी पे लिखी हैं, पाकिस्तान की कॉलम्स लिखते हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स, जरीदों के अंदर और इंटरनेशनल प्रेस के अंदर भी कॉलम्स लिखते हैं। डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और 1979 से रजा 1984 तक डॉक्टर साहब फुल टाइम जर्नलिस्ट थे, और डॉन के लिए भी मतलब बिल्कुल। काम करते थे। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद डॉक्टर साहब ने 1984 से 96 तक सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, तो आपके कोलीग रहे हैं, आपसे सीनियर है जाहिर है लेकिन मैं उसके बाद डॉक्टर वाकई। साहब ने रियलाइज किया कि भाई ये यहाँ पे तो मतलब मेरे जैसे लोगों की तो खास जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने रिजाइन कर दिया वहां से। उनको छोड़ने नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अपनी जान छुड़ाई वहां से। अच्छा, उसके बाद further, you'd be surprised. मेरे ख्याल से perhaps he's either the only one or one of the very few people. Transfer pricing के अंदर डॉक्टर साहब की PhD है। मतलब it's a very very complicated subject in the world. अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब, मतलब आप हैरान होंगे रजा के टैक्सेशन के एक्सपर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह, इस्लामिक फाइनेंस में बड़ी दस्तरस हासिल है। मैं डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये और मतलब वो ये नहीं है जो होती है नॉर्मल इस्लामिक फाइनेंसिंग आजकल जो चलती है, वो नहीं, ये रियल जो जो कुरान पाक और हदीस की रोशनी के अंदर वो बड़ी मॉडर्न तरीके से। सो दैट्स आल्सो वेरी इम्प्रेसिव। और डॉक्टर साहब पंजाबी के अंदर भी शायरी करते हैं, पंजाबी पे भी बड़ी दस्तरस है, उसमें भी मेरे ख्याल से 2-3 किताबें लिख चुके हैं। एंड फाइनली डॉक्टर साहब कंसल्टेंसी फर्म है हुजैमा एंड इकराम, उसके चीफ पार्टनर भी हैं। तो ये छोटा सा तारुफ था डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, एफबीआर के ऊपर हम इस प्रोग्राम में बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ सवाल एक कि
10 जो है कम से कम रिफॉर्म्स हो चुके हैं एफबीआर के जी पिछले 30-35 साल में। 1990, 94, 1997, 2001, 2005 वो फेमस वो टार्प 1 टार्प 2 वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम था। फिर 2009, 2014, 2022 में तोला रेवेन्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन। उसके बाद 2024 के अंदर मतलब ये तकरीबन कोई $1 अरब से ज्यादा की फंडिंग वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मैकेंजी एंड एसोसिएट्स, मतलब दुनिया जहां की चीजें हम कर बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो बड़ी मुश्किल से कोई 10% के करीब ओवर अराउंड करती है? इतना कुछ करने के बाद फिर हम क्यों हैं वहां पे? बहुत शुक्रिया रजा साहब और हरून साहब, आपने आज मौका दिया। अ, इसमें बहुत बड़ी वजह तो एक ऑब्सोलीट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर पैसा जाया करना है। उस पे आप जितना भी पैसा लगाए वो रिफॉर्म नहीं हो सकता। दो एक माह पहले हमने इस पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को एक प्रेजेंटेशन भी दी, जिसमें हमने बताया कि असल वजह इसकी नाकामी की यही है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अब ऑपरेशनली भी इस काबिल नहीं है कि वो नई दुनिया के तकाजों के मुताबिक काम कर सके, क्योंकि हम बड़े पुराने तरीकों से टैक्स की कलेक्शन और जिस तरह की हमारी मशीनरी है वो बेकार हो चुकी। जैसे आप पे और मैंने एक मिसाल दी थी कि जो सब कॉन्टिनेंट की पुलिस थी वो एक खास मकसद के लिए बनाई गई थी वो स्ट्रक्चर। अब वो मॉडर्न डे को नहीं सर्व करता, उनके अपने मुल्कों में भी नहीं करता। तो जाहिर है अगर हम उस पर पैसा जाए, उनको अच्छी बिल्डिंगें बना देंगे, मगर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो इंसान है, अगर उसकी थिंकिंग नहीं बदलेगी, अगर उसका माइंडसेट पूरी पुराना रहेगा और जिस तरीके से उसको ट्रेन किया गया है, तो वो फिर कभी बेहतरी नहीं आ सकेगी। तो मेरा तो ये इतने साल उसमें काम भी किया, फिर उस पर जाहिर है रोज प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम फंडामेंटली इसको स्ट्रक्चरली चेंज नहीं करते हैं, एक नया दायरा नहीं बनाते हैं जैसे बहुत से मुल्कों ने बनाया है, और उसको आज के तकाजों के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जब तक वो नहीं करेंगे, उसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड नहीं बनाएंगे। क्योंकि सारे मुल्कों में ये बड़ा बुनियादी असूल रहा कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किसी तौर को भी आपको उनके अंडर नहीं रखना चाहिए, जिसका मतलब उसकी एक इतनी इटोनॉमी होनी चाहिए। वो जवाब दे तो जरूर हो किसी एक अदारे को या किसी एक सेटअप के अंदर, मगर उसको आप ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं चला सकते हैं। अब जरूरत है कि उसको आप एक टेक्निकल बोर्ड यानी एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बोर्ड के जरिए रन करें और वो उसके सामने जवाब दे हों। और वो बोर्ड जो है वो फिर जैसे हम कंपनीज में मैनेजमेंट करते हैं अफेयर्स की, वो एफिशिएंटली उसकी मैनेजमेंट करने की सलाहियत रखता हो। अब एफबीआर तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है। अब जो खुद एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है उसको हम कह रहे हैं कि तुम खुद रिफॉर्म हो जाओ, सारा पैसा उसको दे देते हैं। वो क्यों अपने आप को रिफॉर्म करेंगे? वो तो जाहिर उस पैसे से गाड़ियां लेना चाहेंगे, वो पैसे से और मराहत लेना चाहेंगे और पावर्स लेना चाहेंगे। तो वो दिन ब दिन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव उनकी पावर्स होती है। इसका बड़ा नुकसान तो ये लोग तो खैर बहुत परेशान है, जैसे वो थाने नहीं जाते इस तरह एफबीआर भी नहीं जाना चाहते, थाना कल्चर वहां भी वैसा ही है। मगर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मईशत को, क्योंकि देखिए वहां तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, लोगों के मसाइल का मसला होता है, वहां भी खैर एक बड़ी उसकी, अगर हम थाना कल्चर को, उसका भी बड़ा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है सोसाइटी पे, मगर ये तो मईशत को भी ले डूबता है। अब बड़े बड़े सरमायाकार जो पाकिस्तान में आए, मैं उनकी बहुत सी कंपनीज को जानता हूँ, उनको साल हर साल पाकिस्तान में मसाइल रहे, जो यहाँ से काम करके भी डैम्स बनाकर भी चले गए, मगर उनके रिफंड्स के मामला 20-20 साल तक रहे। तो वो फिर जाकर एक मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई इस कंट्री में तो आप ना जाएं, क्योंकि यहाँ तो बुनियादी तौर पर जो आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने अर्ज किया था कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो तकाजे हैं उसको हमने पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से अब ये एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे भी बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस हो गई है। तो उसको सामने रखते हुए हमें सोचना होगा कि हम एक ऐसी एजेंसी बनाएं जो हमारे इस मामलात को यानी पूरे वफाक के टैक्स को एक नए अंदाज से देखे और उसको वो कलेक्ट भी करें, और उसकी फिर ज़ाहिर डिस्ट्रीब्यूशन तो आइन के मुताबिक ही होगी। आप और मैंने इस पे बहुत स्टडी की, तो हमने इंडिया की उनको बताया कि 2018 में उन्होंने नेशनल टैक्स काउंसिल बनाकर, जो सेल टैक्स वहाँ एक बहुत बड़ा इशू था, कभी सूबों के और दरमियान आपस में झगड़े होते थे, कभी वफाक वहाँ भी यूनियन के और टेरिटरीज के दरमियान झगड़े रहते थे, तो उन्होंने उसको डिबेट कर कर फिर सॉल्व किया। और उससे फिर इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद देखिए कि असल जो इंडिया ने
जीडीपी में भी तरक्की की है और बिजनेस में भी वहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छी हुई है और वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत आई है। उसकी वजह उसको सेल टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त करना था कि एक डॉक्टर साहब रजिस्ट्रेशन हो। ये सॉरी, ये इस पे हम आगे भी आएंगे, तो इससे मिलता जुलता सवाल ये है कि आप देखें ना, 10-12 रिफॉर्म तो मैंने आपको गिनवा दिए पिछले तीस जी जी। पैंतीस साल में। उसके बाद आपको याद है पिछले साल 2024 में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने भी एक एफबीआर के रिफॉर्म का वो कि वो 4-5 पॉलिसी बोर्ड बना दें और इसको सेपरेट कर दें पॉलिसी को ऑपरेशन से, और वो कस्टम्स को भी सेपरेट कर दें वगैरह वगैरह। अच्छा, वो जब केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म हुई तो अब वो सितंबर में पिछले साल एफबीआर अपना एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान ले आया। पहले तो ये जो मौजूदा वजीर आजम साहब हैं, इन इन इनकी डिक्शनरी में किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसमें सिर्फ एक हल है, उसका नाम है डीएमजी। तो पहले तो उन्होंने एक डीएमजी ऑफिसर को ला के एफबीआर के ऊपर बिठा दिया। अब ये भी आपसे सवाल है कि वो एफबीआर कैसे उसको रिएक्ट करेगा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि एक और प्लान वो ले आए जो चेयरमैन है। तो अभी इतने ज्यादा प्लान आ रहे हैं, हर बंदा अपना प्लान लेकर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि हम लोग एज एज अ नेशन हम एक एक फाइनल प्लान के ऊपर क्यों नहीं इत्तेफाक कर सकते, ताकि हम फिर आगे चलें। हर किसी को देखे ना, पिछली फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रही है ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ये वाले एफबीआर चेयरमैन साहब हैं वो भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अब ट्रांसफॉर्म होना चाहिए एफबीआर को। तो हम क्यों नहीं एक नुक्ते पे एग्री कर सकते और इसको चेंज करके आगे चलें। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने इशू उठाया है हाजी साहब, क्योंकि देखिए ये प्लान जो बनते हैं बगैर किसी डिबेट के, बगैर किसी उसके ऊपर कोई डीप थॉट के, वो इस तरह बनते हैं कि बस किसी का दिल आया उसने 130 स्लाइड बना दी। इन जिनका आपने जिक्र किया जो इस वक्त चेयरमैन मोहतरम है हमारे, उन्होंने ना किसी से मशवरा किया, ना बात की, ना पिछले प्लान्स को देखा, ना डोनर्स के उन्होंने जो था उस प्लान्स को देखा, बल्कि उनको ख्याल आया कि मैं अपनी जिद्दत पेश करता हूँ और मेरा ख्याल है कि जो बहुत सा काम इधर उधर एफबीआर के लोगों ने किया हुआ था, कुछ उसको लिया, कुछ अपनी चीजें डाली। और वो जो सांप वाली उसमें तस्वीर थी कि हमारा पॉइजन कम है, हमें और पॉइजन चाहिए, तो वो उन्होंने वो मांगा असल में। और उसके बाद वो वहां रुके नहीं हैं। उसके बाद अभी आपको 18 दिसंबर को जो उन्होंने बिल पेश करवाया जिसके ऊपर लिखा गया है कि इट इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ द चेयरमैन। अब चेयरमैन का काम तो बनाए हुए कानून के मुताबिक टैक्स इकट्ठा करना है, ना कि खुद लेजिस्लेटिव काम भी ले ले, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का काम भी ले ले। तो पहले तो ये तस्वर ही गलत है कि हम क्यों समझते हैं कि एक फर्दबाद जहां आपका मुंतखब लोग बैठे हैं वहां से ये चीजें एमिनेट होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटीज में सारी दुनिया में ये काम होता है, वहां से पब्लिक हेयरिंग्स होती हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी का तो कोई मकसद ही नहीं रह जाता अगर ये काम हम सिविल ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दें या किसी के भी कर दें। तो वो सारी स्पिरिट ही जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि आप देखें कि ये काम तो होता ही वहां पे असेंबलियों में है, क्योंकि आपने एक लॉ भी बदलना होगा रिफॉर्म्स के में प्रोसेस में लाजमी तौर पे, चाहे वो शमशाद अख्तर साहबा ने किया। अब कवानीन की तब्दीली को तो आप बैठकर कैसे देख सकते हैं, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट के पास गए, वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान, जाहिर है वो सारे सूबों का इंटरेस्ट देखते हैं। वहां से डिबेट होती, फिर नेशनल असेंबली में आए, फिर इसके ऊपर एक्सपर्ट्स का हो, फिर कौम को भी एक्सपर्ट्स को भी दावत हो कि वो अपना अपना इस पे फीडबैक दें। तो ये तरीका होता है इसको करने का। इंडिया में मैं आपसे अर्ज करूं, जब नेशनल टैक्स काउंसिल और यूनिफाइड सेल टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज का मामला चला तो ये कांग्रेस के जमाने में पेश हुआ, मगर 5 साल की बहस के बाद वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे थे। मगर जब वहां पे ये गवर्नमेंट बदली तो फिर उन्होंने बिल्कुल तरीके से आकर कहा कि देखें जी, अब ये इस पे कंसेंसस तो हो गया कि ये करना चाहिए, सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज ने इसको देख लिया है। तो जो स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं कि मिसाल के तौर पे उनका था कि जी हमारा टैक्स ना कम हो जाए, तो नरेंद्र मोदी ने कहा जी ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो टैक्स पहले मिल रहा था उस वो तो मैं गारंटी करता हूँ, चाहे यूनियन को अपने फिर बजट से देना पड़े, और ज्यादा हो जाएगा तो हम मिलके बांट लेंगे। और वो पहले साल में ही जो लास्ट कलेक्शन थी उससे 30% ज्यादा हो गया। तो ये तरीका होता है काम करने का, जिससे कि एक दफा आप पहले पब्लिक डिबेट करवाएं, जिन जहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें। ये किसी फर्देबाद का काम तो नहीं। मैं भी कल को एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर मैंने तो किताबें लिखी हैं आपको पता है, लेकिन वो तो सिर्फ सजेशंस हैं कि अभी इस पे डिबेट की जाए। मकसद तो ये होता है कि एक पब्लिक डिबेट का आगाज किया जाए, स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, फिर जहां असल काम जिन लोगों का करने का है उनको इन्वॉल्व किया जाए।
अब जितने प्लान्स आपने बताया, चाहे वो डोनर्स ने किए, चाहे लैंडर्स ने किए, चाहे हमने खुद किए, उसमें किसी ने भी जाकर पार्लियामेंट से नहीं पूछा कि जी अल्टीमेटली, और उनको जो हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली इससे जाहिर होता है कि हमें अभी तक जमहूरियत की जो बुनियादी कदरें हैं उसका ही कोई ख्याल नहीं है। तो मैं अर्ज करूंगा कि बिल्कुल इसमें ये होना चाहिए कि और ये कामयाबी तभी होगा जब ये हम इसे सेनेट से शुरू करके और फिर नेशनल असेंबली की तरफ लाएंगे और इस पे सारे लोगों से ओपन डिबेट करवाएं। और मैं समझता हूँ कि 8-10 जो चोटी के एक्सपर्ट हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आकर, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपने अपने इस पे जो है वो ख्यालात का इजहार करें, तो हमेशा बेहतरी होगी। क्योंकि ये जो कलेक्टिव मुशावरत का अमल होता है, इसके बगैर कोई अच्छे चीजें बन भी नहीं पाती। और ये तो हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन तो एक सीरियस अमल है, इसके अंदर तो बहुत सोच बूझ, डिबेट, और ये एक मुसलसल अमल भी होता है, लेकिन कम से कम एक ढांचे पे तो इत्तेफाक हम्म, राय हो जाए कि कैसा होना जी चाहिए। जी जी रजा, जी ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया इकराम साहब। मैं ये आपकी बात सुन रहा था। देखिए, जहाँ भी कोई चेंज आई है, इंस्टीट्यूशनल चेंज, वहाँ पे दो तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। पहली तो चीज़ कंसेंसस की है कि एक कंसेंसस हो। ये जो जिस पार्लियामेंट का भी प्रोसेस आपने जिक्र किया, देखिए हमारा कंसेंसस भी नहीं होता। सेल्स टैक्स लगाने की कोई कोशिश होती है, बात ही होती है, तो जो ऑपोजिशन होती है वो चीखना, वो चला कर वो जाके वो कहते हैं कि जी ये तो डाका पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि इनसाइड द सिस्टम जो प्रो चेंज एजेंट्स होते हैं, क्योंकि यकीनन बहुत से लोग जो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग चेंज भी चाहते हैं, हामी होते हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि मौजूदा जो ढांचा है उसके अंदर आपको कोई इस तरह के, आज चूंकि आपके इतने लोगों से मिलना जुलना भी होता है, आप खुद रहे सर्विस में, आपने खुद उनको इंटरव्यू करते हैं, आपके ख्याल से कोई इस तरह के चेंज एजेंट्स विद इन द सिस्टम है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के या इवन गवर्नमेंट के, कि जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे? जी रजा, ये बहुत ही आपने अहम सवाल और उठाया है, और मेरा ख्याल है कि अंदर से तो ज्यादा रेजिस्टेंस रही है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो अपनी पावर्स को बिल्कुल नहीं खोना चाहते, और एक कॉलोनियल स्टाइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें उनके पास अनब्रिडल्ड किसी किस्म की पावर्स के ऊपर उनके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि उनका तो ये ख्याल है कि बस उनको आप टैक्स पॉलिसी भी बनाने दें, लेजिस्लेटिव वर्क भी वो खुद करें और कलेक्शन भी करें। अब अगर आप एक एजेंसी को ये तीनों चीजें देंगे और उसके साथ एक टारगेट भी अंदर से तो हमेशा ही एडमिनिस्ट्रेशन की रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि वहां एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो बदलना अपने आप को नहीं चाहता है। मगर ये काम तो बुनियादी तौर पर स्टैंडिंग कमेटीज का ही होता है, जहाँ सारी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होती है, और वहीं से काम का आगाज होना चाहिए। और वो उन्होंने दिलचस्पी ली भी, इस दफा हमने देखा जब मेयर हारून साहब वहाँ अपीयर हुए तो वहाँ पे उन्होंने दिलचस्पी भी ली और इस तरफ इशारा भी किया। मगर वही हुआ कि जब वो जाहिर है कि उसके ऊपर वहाँ पे उस दिन तो एफबीआर के लोग मौजूद नहीं थे, ना फिनेंस मिनिस्टर साहब मौजूद थे। अगर प्रेजेंटेशन उनको गई तो फिर इसका फॉलो अप तो होगा इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे जब हारून साहब दोबारा आएंगे तो हम चाहेंगे कि इसकी फॉलो अप मीटिंग भी हो, क्योंकि ये तो पब्लिक डिबेट के बगैर हो नहीं सकता है। आफ्टर ऑल इसके जो रिसीविंग एंड पे लोग होंगे वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ना, उनसे बात किए बगैर हम कैसे इसको किसी अमल को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी तक डोनर्स का भी यही मसला रहा कि उन्होंने क्लोज डोर्स रखा और रिफॉर्म्स को। अगर ये ब्यूरोक्रेटिक क्लोज डोर मीटिंग्स होंगी तो फिर तो ये कभी भी नहीं हो सकेगा। और मैंने अर्ज किया कि इंडिया में तो पूरे 5 साल पब्लिक डिबेट हुई, इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स ने बात की, और फिर कहीं जाकर वो एक नतीजे पर पहुंचे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो भी टैक्स की रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल हो, हमारे लॉज के अंदर हो, ऑपरेशनल हो, उसका एक दफा एक खाका जरूर कोई भी पेश कर दे, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर फिर इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर कम से कम हम सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर चले। और उसका तरीका जैसे मैंने अर्ज किया, मेरी नजर में तो यही है कि ये काम पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से ही शुरू हो। रजा, अग्रीड। मैं इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कि डॉक्टर साहब और मैं हमने तकरीबन 1 साल काम किया ये पाकिस्तान की एफबीआर को रिफॉर्म तो नहीं करना था, उसको रिप्लेस करना था नई एजेंसी के ऊपर। और हमने पूरा एक प्लान बना के तो वी डिसाइडेड कि हम सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन रेवेन्यू एंड फाइनेंस उसको जाके ये प्लान देंगे, जो कि फिर अक्टूबर में तकरीबन 2 महीने पहले मैं और डॉक्टर साहब वहाँ पे गए। और द कमेटी वाज काइंड इनफ, उन्होंने हमें मौका दिया और हमने बड़ी इलेबरेट वहाँ पे प्रेजेंटेशन की और प्लान उनको दिया। वहाँ पे मीडिया भी था, मीडिया ने इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर भी किया। तो अब इंशाल्लाह अब हमारा प्लान है कि उसको आगे लेके चलें। उसको ऐसा प्लान तो हमने दे दिया है
एंड लेट्स होप कि उसको आगे अब हम पार्लियामेंट तक भी पहुंचाने। डॉक्टर साहब, अगला मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इसी रिसर्च में बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो हमें अप्राइज की थी बात, वो ये थी कि 4 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। यानी कि ये वो वाला टैक्स है जो कि असल में लॉ के मुताबिक लगा हुआ है, लेकिन उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो एक तरफ हम टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं अपनी आवाम के ऊपर, और ज्यादा जो है वो देखे ना, सैलरीड आवाम, सैलरीड लोग जो हैं उनके ऊपर कितना टैक्स कर दिया हुआ है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। दूसरी तरफ ये 4 ट्रिलियन की एग्जेम्पशन हम दे रहे हैं। तो ये क्या, इसकी क्या मंतक है, क्या, हाउ डू वी एड अप दीज टू अपोजिंग आइडियाज? जी हाँ, अरुण साहब, यही मसला है कि ये बात डिस्कोर्स में कभी नहीं आती। चैनल्स पे भी आपने देखा होगा कि लोग बैठकर हर वक्त ये कहते हैं जी टैक्स में कमी हो गई, टैक्स रेट जो है इस तरह बढ़ा दिए, मगर कभी कोई बात नहीं करता कि ये 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन आखिर क्यों दे रखी हैं। अब आपको याद होगा वो जो हम 17 बिलियन की बात करते हैं कि जी वो पर्स में और उनकी जो है वो चले जाते हैं, इसमें तो सारे बात करते हैं, मगर वो साथ ये भी देखते थे इससे सिर्फ 17 बिलियन का मसला नहीं है, वो वहां के ऊपर उसको टैक्स फोरगो भी किया हुआ है। अब आप सोचिए कि मैं तो जुडिशरी रोज मेरा आना जाना होता है कि आप सैलरी के बराबर जुडिशियल अलाउंस, पता नहीं उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, आप सैलरी है तो चले वो भी ले लिया, फिर उसको टैक्स एग्जाम्प्ट भी करा लिया। और ये उन्हीं का सिर्फ मसला नहीं है। अब आप देखिए कि जितने भी हमारे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में ऊपर के ग्रेड्स हैं, नीचे तो बेचारे लोगों की तनख्वाहें भी एडिक्वेट नहीं है, फिर वो करप्शन का जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। उनके घर, उनके मुलाजिम, बिजली, घर, हर चीज हमने एग्जाम्प्ट रखी हुई है। और घर भी छोटे नहीं है, अगर हम जीवा लाहौर का ही सिर्फ देखें, एकड़ों में घर रखे हुए हैं। अब ये अवाम को बताने की जरूरत है कि एक तो आप ने ये ऐसे चलना नहीं चाहिए निज़ाम। अब जाहिर है कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या जरूरत है कि हम इतने बड़े बड़े शाहाना स्टाइल से घर रखें, उसकी कॉस्ट होती बहुत। ये कॉस्ट भी तो दरअसल टैक्सेशन ही है ना। अब जो चीज भी जाहिर है आप लूज कर रहे हैं उससे टैक्सेशन ही, इससे हिडन जो अखराजात हैं। और फिर ये तो वो क्वांटिफिकेशन है जो हमारे लिखने के बाद शुरू हुई, पहले तो ये बताते नहीं थे कि टैक्स एक्सपेंडिचर कितना है। हमने इसमें बहुत कंपेन की दो चीजों पे कि भी आप कम से कम बताएं तो सही ना कि ये फिर आपने इतनी बड़ा टैक्स का निजाम बनाया और उसके अंदर इतनी खुली छूट क्यों दी आपने। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में ऐसे छोटे सा जिक्र करूं, उसके जो स्केड्यूल्स हैं एग्जाम्पशंस के, वो उनके मेन लॉ से बड़े हो गए हैं। अब ये कौन सा दुनिया में कानून होता है जहाँ आप इतनी छूट देते हैं बिला वजह। और ये बिल्कुल सही है कि अगर हम इसमें से 2 ट्रिलियन की एग्जाम्पशंस भी जो सिर्फ और सिर्फ उनकी हैं जो कि ऊंचे तबके के लोग हमारे यहाँ हुक्मरान नीट हैं, कैप्चर। वही वही खत्म कर देते तो कम से कम हमें और टैक्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और मैं हैरान होता हूँ कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोग अपनी रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र नहीं करते हैं। इस लिहाज से हमें उन्हें भी क्रिटिसाइज करना चाहिए कि भाई आप यहाँ के गरीब, अब देखिए 3 लाख के ऊपर अगर 56,000 टैक्स लगा देंगे आप, तो वो बेचारा आज की गम कितनी तनख्वाह में 3 लाख वाले उसको एक अच्छा खासा समझा जाएगा। वो मिडिल क्लास का बंदा जो 3 लाख सैलरी ले रहा है, उसके ऊपर 56,000 हर महीने अगर आप उससे ले लेंगे, बच्चों की तो वो फीसें कहाँ से देगा वो। और ये नया जो बिल है इसमें तो कह रहे हैं कि अगर कोई टैक्स डिफॉल्ट करेगा हम उसका बिजली बंद कर देंगे, हम उसका जो है वो उसको बैंक नहीं ऑपरेट करने देंगे। चलिए, अगर कोई टैक्स का डिस्प्यूट हो भी तो क्या अगले महीने आप चाहेंगे कि एम्प्लॉइज को तनख्वाह ना मिले, बच्चों की फीस ना जाए? ये कौन से तरीके दुनिया में मुल्क में होते हैं? आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है हर जगह से, बैंक्स भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपसे एक नालायक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से ये काम नहीं होता कि उसमें से एक अच्छा डेटा बेस निकाल कर जो लोग वाकई ही टैक्सेबल हैं उनको टैक्स कर ले, जब वो टैक्सेबल उनको शो करते हैं तो वो आ जाते हैं कि जी देखें मैंने तो ये इतनी रेमिटेंस मंगवाई थी, जी मेरी तो इतनी एग्रीकल्चर। वो भी इतने बेवकूफ तो नहीं होते कि उन्होंने कोई काम ना किया। और जिनको तो एग्जाम्पशन दे रखी है उनसे तो बिला वजह टैक्स, वो तो कहेंगे जी हमें तो एग्जाम्पशन मिली हुई है। तो ये डिबेट भी होना हाउस में बहुत जरूरी है कि जी इन एग्जाम्पशंस की जो खास तौर पे लीड्स को है इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। यानी गरीब लोग तो इस वक्त देखिए ना 18% से और 4% जो अनरजिस्टर्ड पाकिस्तान में ज्यादा है, तो 22% का तो यही आपके ऊपर सेल टैक्स का बर्डन आ जाता है हर चीज के ऊपर। और एडिशनल भी थोड़ा सा डाल के कुछ आइटम्स पे इन्होंने ज्यादा भी रखा हुआ है। लेकिन चले मैं अगर 18% भी ले लूं, तो क्या हम वाकई यूरोप के वो वेलफेयर मुल्क हैं जहाँ से वीएटी का रेट ये होता है और उसके बाद आपको हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज की फैसिलिटी हासिल है? तो टैक्स का कोई आपको क्विड प्रो को भी तो होता है ना। टैक्स का ये मतलब नहीं कि रियासत आपसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ टैक्सेस लेना, जाहिर है एक रियासत की
जो है सॉवरेन रियासत का एक मजहर है, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि फिर उसके बदले में वो आपको कोई कुछ देंगे भी नहीं, और देंगे किनको? अब ये जो हम बार बार लिखते हैं कि पुअर आर पेइंग इन पाकिस्तान टू फंड द रिच, टैक्स सिस्टम का तो मतलब होता है टू टैक्स द रिच फॉर द उल्टा पुअर होता है। होता है। हमने तो बिल्कुल उल्टा किया हुआ उसका। हम्म, और ये बड़ा जरूरी है कि हम इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर डिबेट करें, इसको जो लोग हैं पाकिस्तान के उनको बताएं कि जी आपके तो मोबाइल बिल के ऊपर भी, जो मोबाइल का आपका खर्चा है उसके ऊपर भी एडजस्टेबल हम्म, इनकम टैक्स है। वो समय मैं तो समझता पाकिस्तानी कौम को तो सैल्यूट करना चाहिए कि हर बंदा जो है वो एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहा है, और हम उनको टैक्स ठीक कहते हैं। और हम देखिए किस कंटेम्प्ट से आकर ये लोग वहां बैठकर बात करते हैं। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है शहरियों के लिए। मैं इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता था। आपने जिक्र किया शुरू में इंट्रोडक्शन, जो आपका पहला सवाल था हारून साहब, टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम्स जो वर्ल्ड बैंक ने, पता नहीं कितने साल, 20 साल हो गए मेरे ख्याल से। मैं आज से 20 साल पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम करता था, बल्कि 22 साल पहले। तो उस जमाने में भी वो शुरू हुआ था। हम वो लिखते थे रिपोर्ट्स में, देखें जी टैक्स रिफॉर्म भी जारी है, शुरू हो चुका है। और उसका एक वर्जन, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, यानी कि मेरे लाइफ टाइम में एक क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी मैंने देखा है कि वो पैसे वर्ल्ड बैंक दे रहा है, और रिजल्ट सबके सामने है। साथ ही में उसका जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ, वो हर प्रोग्राम में शर्त लगा रही है कि टैक्स की महसूलात में इजाफा करो। अच्छा, और वो देख बुक वो कह भी रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस वीक है, आपने ये नहीं किया, आप वो नहीं किया। ये तो इकराम साहब ये बताइए कि ये भी तो एक अजीबोगरीब डोनर पॉलिटिक्स है इधर। क्योंकि देखें, अगर वर्ल्ड बैंक रियली सीरियस हो, या दीगर जो इदारे जो जो सपोर्ट करते रहे टैक्स रिफॉर्म्स को, और वो, तो वो कम से कम कुछ पूछे तो सही, वो बंद करे फिर ये फंडिंग। ये तो पाकिस्तानियों के ऊपर लोन्स हैं ये, आखिर के ये कोई ग्रांट्स तो है नहीं है। यानी कि हर पाकिस्तानी मकरूज हो रहा है हर दिन। डॉलर की कीमत भी ऊपर जा रही है, इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। तो जरा इसके ऊपर भी कमेंट करें कि ये क्या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो ये निगोशिएट करती है, जाहिर बात है एफबीआर उसमें की प्लेयर होता है, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, तो वो किस तरह से इसको करते हैं? क्योंकि ये भी एक रिफॉर्म के नाम पे ढकोसला है। ये बहुत अच्छा, हम इस एस्पेक्ट पे बात करना भी बहुत लाजिम है कि अब अगर इतने सालों से वो देख रहे हैं, और उसकी अप्रेजल अपनी रिपोर्ट्स भी ये साबित करती हैं कि उससे किसी किस्म की कोई भी बेहतरी नहीं निकली, बल्कि सारे इंडिकेटर्स और खराबी की तरफ जा रहे हैं। और उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि अगर वो अपने अखराजात 20-25%, देखिए जब भी फिजिकल डेफिसिट होगा तो ऑब्वियसली और बोरिंग करनी पड़ेगी, और बोरिंग करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस तो खुद ही बढ़ जाएगा। इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंस 9.755 जो इस वक्त ट्रिलियन है, वो सिर्फ डेट सर्विसिंग का है। अब आप सोचिए कि आप जितना भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जिस दफा इन्होंने 12.9 रखा है ट्रिलियन, सारा भी इकट्ठा कर लें तो उसमें से ये सारा अगर चला जाए सूबों को 57.5, तो वापस तो फिर आपके पास कोई 5 ट्रिलियन बचेगा, उसको आप फिर 4 ट्रिलियन का आपको लोन लेना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा मैं समझता हूँ विशियस सर्कल है, जो मैं समझ नहीं सकता कि डोनर्स को पता ना हो। शायद वो एक डिपेंडेंसी का कल्चर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत से ममालिक जिन्होंने एक आध बड़ा प्रोग्राम लिया तो वो फौरी फिर निकल गए। अब हम दो तीन ही मुल्क रह गए, हम पता है हम अर्जेंटीना जो मुसलसल, और मिस्र है, हम तीन मुल्क ऐसे हैं जो मुसलसल एक डिपेंडेंसी की जो है सिंड्रोम में है। तो ये जो एक इसमें हम कह सकते हैं कि इसके पीछे एक बहुत सोची समझी बात भी हो सकती है, कि वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इस तरह से लोन लेता रहेगा, और हम भी बहुत टफ उसको, जो आपने अभी बात की थी कि उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं कि भाई ये हुआ कुछ नहीं तो फिर आपने क्यों हमसे ये पैसा लिया। और एक अफसोसनाक बात भी है कि टैक्स रिफॉर्म्स करने के लिए, अपने आप को अंदर से तब्दील करने के लिए कौन से ऐसे बाहर से हमें कर्जों की जरूरत पड़ गई है। यानी ये तो जाहिर है हमारे यहाँ कोई ऐसी ऐसी फंडिंग की जरूरत, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, कोई ऐसी चीज के लिए हो जिसका कोई फॉरेन एलिमेंट कंपोनेंट होता है पेमेंट का। मतलब आप डैम बनाते हैं तो आपको पता होता है कि यार इतना इसमें मेरा जो है वो कंपोनेंट, चूंकि बाहर से चीजें लानी है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। अपने बंदों को ठीक करने के लिए, एक निजाम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन से पैसों की जरूरत होती है? तो विल की जरूरत है। और आपके पास लोग भी हैं जिन्होंने, हमने नहीं, फाइड ने भी काम किया होगा, प्राइम ने, बहुत से इदारों ने काम करके आपको ढांचे भी बना के दिए हैं। मगर यहाँ तो अनविलिंगनेस लगती है कि, और इसमें फिर खास चीजें बातें भी करना कि वो 4 ट्रिलियन का ना बताना, फिर लोगों को ये कहना कि आप टैक्स नहीं देते हैं, और एक ऐसा बयानिया भी हमेशा डिस्कोर्स में रखना।
अब मैं तो हैरान होता हूँ कि किसी भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल को देख ले, उनको खुद इतने इन्फॉर्म्ड होते हैं उनके एंकर्स, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। भाई यहाँ हर बंदा टैक्स दे रहा है भाई, इनकम टैक्स दे रहा है, आप कैसे कह रहे हैं? मतलब इसका मतलब है कि आप अपनी नेशन को भी बदनाम करते हैं और उनके ऊपर वही जो चीजें कहना चाहते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स कहते रहते हैं। भाई वो ये बात करें कि भाई कितना खर्चा जो था उन्होंने कल अपने जो था वो बारात पे किया, उसकी कोई बात नहीं करते हैं। वो तो क्वांटिफाई हुआ है ना। अरुण खान साहब ये भी नहीं कह सकते कि क्वांटिफाई नहीं हुआ। वो ट्रू। कभी किसी ने टैक्स एक्सपेंडिचर रिपोर्ट उठाकर नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल है इवन फिनेंस बिल का। ये भी हमने जब बहुत हम इससे मिलने आए थे एक दफा IMF की टीम, जब ये 5-6 साल नहीं बल्कि शायद ज्यादा हो गए होंगे, मुझे याद नहीं, लेकिन जब वो आए तो हमने कहा जी एक SRO बंद करें और एक टैक्स एक्सपेंडिचर को क्वांटिफाई करवाएं और उसे फाइनेंस बिल का पार्ट बनाएं। तो उन्होंने हमारे दो मुतालबे मान लिए और SRO तो खैर फिर दोबारा FBR ने जारी कर लिए जो प्रोग्राम के साथ। मगर ये टैक्स एक्सपेंडिचर जो है उससे तो मेरा ख्याल है किसी वक्त हम एक प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको उसमें फिर मोटे मोटे जो एक्सपेंडिचर है वो बताऊंगा अभी कि कौन कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, यानी वो ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो ऑलरेडी स्टेट की मुराद के ऊपर जिंदा है। डॉक्टर साहब, जी रज़म एक और सवाल क्विकली कर लूँ, मेरे पास तो काफी सवाल हैं लेकिन एक फाइनल सवाल, क्योंकि डॉक्टर साहब रैप जी अप करना है प्रोग्राम। जी तो जी डॉक्टर साहब कुछ जो है आपको पता है रिएक्शन जो है अब इंडस्ट्री की तरफ से भी आ रहा है, जो सोचने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, आप जी भी जी वो मीटिंग में आप और मैं हम इकट्ठे थे, जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये आइडिया उठाया कि ये पाकिस्तान में क्योंकि 90% प्लस ऑलमोस्ट 95% तो विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा होता है, तो एक्चुअली डायरेक्टली तो ये एफबीआर इतना बड़ा इदारा जो है वो तो 4-5% इकट्ठा करता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक आइडिया ये फ्लोट किया गया था कि ये डायरेक्ट टैक्सेस को पाकिस्तान में खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये इससे काम नहीं चलना, और ये विदहोल्डिंग टैक्स का कल्चर जो है इसी के ऊपर काम करके इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और इस तरह से टैक्स इकट्ठा किया जाए। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए ये बात तो हकीकत है कि इस वक्त डायरेक्ट टैक्स की अगर शरह देखी जाए तो बहुत कम है, क्योंकि वो सारे जो विद होल्डिंग टैक्सेस का एक बड़ा हिस्सा तो पास ऑन वाला है, तो वो तो पहले पास ऑन हो जाते हैं। तो वो नहीं कहना चाहिए कि हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है वो कोई 38 या 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये आजकल अपनी ईयर बुक में ये डालते हैं, मगर मैं उसको सीरियसली हर साल चैलेंज करता हूँ और उसमें से बता देता हूँ इम्पोर्ट का, कॉन्ट्रैक्टर का, ये तो एक्चुअली उन्होंने कंज्यूमर पे पहले ही पास ऑन कर दिया। अब इस फिगर को कभी IMF वर्ल्ड बैंक भी चैलेंज नहीं कर पाया जो हमने लिखा, क्योंकि वो भी मुझे एक उसमें पॉलिसी ऑफ जो है वो आप कैसे के टू लुक द अदर वे वाली बात लगती है। हालांकि देखिए ना, जब सबको पता है कि अगर मैं इंपोर्टर हूँ और मुझ पे कोई टैक्स आप बेस पे लगाएंगे इनकम टैक्स, तो मैं तो उसको पार्ट ऑफ कॉस्ट समझ लूंगा और मैं पास ऑन कर दूंगा। हमारे एक दोस्त है सरगोदा में, वो बहुत बड़े टायर के इंपोर्टर थे, तो उनको बुलाकर चीफ कमिश्नर साहब ने खाना खिलाया। तो उन्होंने कहा जी किस चीज का खाना? उन्होंने कहा आपने हमें 1 करोड़ का टैक्स दिया। वो बड़े हैरान हुए, कहते मैं तो ये खाना नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जी ये आपने जो इनकम टैक्स जमा करवाया था इम्पोर्ट पे, उसने कहा भाई मैं तो पास ऑन कर दिया टायर खरीदने वालों पे। मतलब ये मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ कि वो मुझे सही। बताने लगे कि यार चीफ कमिश्नर साहब को मैं तो कॉन्सेप्ट ही सही नहीं थे बेचारों के। उस वक्त इनकम टैक्स के हेड में जमा होने से समझा ना जाए कि वो वाकई इनकम टैक्स है। तो ये भी एक बड़ी डिबेट है मेरे ख्याल में। हम किसी एक प्रोग्राम में ये भी बात करें कि ये क्यों हमारे यहाँ समझा जाता है कि, और ये आपने जो कहा इसके ऊपर मैं डिबेट इसलिए करना चाहता हूँ कि फिर ये इंसिडेंस का मसला हो जाएगा। अगर हम सारे विद होल्डिंग टैक्सेस को ही लगा देंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो चाहेंगे कि हम पास ऑन कर दें, मगर फिर हमारे यहाँ जो टैक्स का असल मकसद होता है कि उसका इंसिडेंस जो है जो हायर इनकम वाले हैं उन पे रहे, या तो फिर हम उस सिस्टम को खत्म कर दें, कोई और नया सिस्टम बना लें। अगर हमने इसी एंग्लो सैक्सन सिस्टम के अंदर रहना है तो फिर उसी की स्पिरिट को फॉलो करना पड़ेगा, और किस हद तक हमें इक्विटी को भी और किसी हद तक उसके अंदर जो एक फेयरनेस है उसका एलिमेंट भी रखना पड़ेगा। ये ना हो कि फिर सारे लोग एक एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते रहे और अपना टैक्स जो है वो गरीब लोगों पे पास ऑन करते रहे एंड कंज्यूमर पे। तो ये सीरियस डिबेट है, इसको हम आसानी से नहीं कह सकते कि जिसको हमें जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस पे भी एक थॉरो डिबेट की जरूरत है। जी रजा। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से सवालात तो मेरे पास भी बहुत हैं, आपने इतनी ज्यादा इश्यूज उठा दिए हैं। लेकिन आपने जैसे कहा है कि इसके ऊपर एक और प्रोग्राम होना चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल होना चाहिए और जी तफसीली नशिस्त होनी चाहिए। उसको हम जी लंबा भी करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, टैक्स रेट्स के ऊपर बात करनी चाहिए जी हमें।
ओवर जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा हाई रेट करके भी ये ठेरी भी है, और दुनिया भर में टैक्स इवेजन कॉज होती है हाई रेट से। तो जी अगली नशिस्त में वो करते हैं। डॉक्टर साहब, जी गुफ्तगू आज बिल्कुल। की आपकी आमद का शुक्रिया। हारून साहब, थैंक यू फॉर द बस आइडिया एंड मेकिंग डॉक्टर इकरामुल हक अपेयर। ये भी एक बहुत बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया है। अब इट्स आपको वेरी काइंड ऑफ डॉक्टर साहब। हाँ, जी अब थैंक यू वेरी डॉक्टर मच, साहब बहुत शुक्रिया। हमारे काबू आ गए हैं, इसलिए हमने इनको बार बार बुलाना है इंशाल्लाह। जी तो इंशाल्लाह मुलाकात। जी, तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें और सवाब हासिल करें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।